हे माय चैम्पियंस, वेलकम बैक टुडे। तो आज हम अपने कंपनीज एक्ट को जो हमने स्टार्ट किया था, जो कि बिज़नेस लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो बता दिया था, मैंने आपको दो या तीन तीन कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट था हमारा डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड सेकंड टॉपिक था हमारा फीचर्स ऑफ कंपनी। थर्ड टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, जो कि था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। तो मैंने आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल की 3 लेक्चर्स में प्रॉपर बहुत डिटेल में वो एक्सप्लेन किया है। आप सिर्फ उतना भी पढ़ करके जाते हो एंड उसी को अच्छी लैंग्वेज में या फिर आप बुक से लैंग्वेज याद करके जैसे भी करके आप लिख सकते हो। अगर आप उतना भी लिख देते हो तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू फाउंडेशन में, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं घुमाते हैं। अब वो थोड़ा पेपर डिफ़िकल्ट कर रहे हैं, बट फिर भी मैंने बहुत बहुत डिटेल में वो चीज़ कवर कराई है। सो आप मेक श्योर कि वो 3 लेक्चर्स अच्छे से देख करके जाना, बिकॉज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आज हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। अभी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस, क्योंकि आगे चल के जब हम इंटरमीडिएट में आओगे आप सब, तो इंटरमीडिएट में आकर के आप सब जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसमें कहीं भी ये सारी चीज़ें नहीं होंगी जो फाउंडेशन में है। उसमें प्योर कॉन्सेप्ट हैं, प्योर प्रॉपर सेक्शंस हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है कंपनी का, ये सेक्शन क्या कहता है। तो इस वजह से आपको इस टाइम पे ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वैसे फर्स्ट लेक्चर में कि इंटरमीडिएट में प्रॉपर 70 मार्क्स का जो है वो कंपनीज एक्ट ही है, और उसमें से 10 मार्क्स का अगर मैं और बताऊं तो वो एलएलपी एक्ट है। एलएलपी एक्ट में भी कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट से ही प्रोविजंस लिए गए हैं। तो आपको अभी इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि आप इंटरमीडिएट का बेस भी स्ट्रॉन्ग कर सको। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे गाइस, हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? देखो, इसमें कुछ 3 से 4 कंपनीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन उसी से बनता है। लेकिन उससे पहले कुछ 3-4 छोटी छोटी चीज़ें भी हैं और टाइप्स ऑफ कंपनी भी हैं जिनको हमें करना पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहले आती है गाइज प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या होता है, मैं आपको इसकी नोटिंग में देता हूँ। बेसिकली अगर आपको मैं बताऊँ तो प्राइवेट कंपनी जो डिफाइंड है, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में सेक्शन लिख रहा हूँ, लेकिन फाउंडेशन में कंपलसरी नहीं होता है सेक्शन लिखना। अगर आपको याद रह जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 68। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? एक प्राइवेट कंपनी मीन्स एक कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसकी डेफिनेशन बहुत बेकार दी हुई है, तो डेफिनेशन वैसे काम की नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ। चलो मैं लिख ही देता हूँ। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restrict the right to transfer shares। तो बेसिकली क्या कहता है गाइस ये, अब मैं आपको थोड़ा इसको डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक प्राइवेट कंपनी का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? एक प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी का मतलब है कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, जो कि बताई जाएगी, मतलब जो विच में भी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब प्रिस्क्राइब कौन करेगा? एमसीए करेगी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनीज एक्ट में लिखा जाएगा। कि जैसे अगर मैं सपोज आपको बता दूं, ऐसे ही रैंडम कि बता दूं कि एक दिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने लॉ पास किया एंड बोल दिया कि जितनी भी कंपनीज की कैपिटल जो होगी वो 5 CR से ज़्यादा होगी, उनको बोल देंगे पब्लिक कंपनी। और जिन भी कंपनीज की कैपिटल 5 CR से कम होगी, लेस देन 5 CR होगी, लेस देन 5 CR होगी या लेस देन इक्वल टू 5 CR होगी, उन कंपनीज को क्या कह देंगे? उन कंपनीज को कह देंगे प्राइवेट कंपनी।
तो वो यही कहना चाह रहा है कि विच में भी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये विच में भी प्रिस्क्राइब्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी क्योंकि एक्ट ने कोई ऐसी लिमिट प्रिस्क्राइब करी ही नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि विच में भी प्रिस्क्राइब्ड, कि प्रिस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट कभी, बट ये करी नहीं है। इसका मेन जो आपको डेफिनेशन मतलब आप फीचर है प्राइवेट कंपनी का, कि आप इसको प्राइवेट कंपनी की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो यही है दैट ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है राइट टू ट्रांसफ़र शेयर। यानी इसके शेयर्स जो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र होता है। इसके शेयर्स को आप ऐसे वो नहीं बेच नहीं सकते हो, उसके लिए प्रॉपर परमिशन चाहिए एंड और बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र होता है। और रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र की होता है क्योंकि अपने आर्टिकल्स होता है, जो आर्टिकल्स बेसिकली क्या होता है, आर्टिकल्स एक बुक की तरह होता है, ठीक है। अब ये बुक में क्या होता है, ये कंपनी की बुक होती है। इस कंपनी की बुक में ये रूल बुक कह सकते हैं उसको। इसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं कि कंपनी किस काम को किस तरीके से करेगी, वो सारी चीज़ें किस में लिखी होती है, आर्टिकल्स में लिखी होती है। तो ये वही कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, एक कंपनी होती है जिसकी कैपिटल जो कि मिनिमम पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल जो है कि वो प्रिस्क्राइब करी जाएगी, जो कि नहीं करी है अभी गवर्नमेंट ने कोई। और इसका मेन फीचर यही है कि इसकी कैपिटल जो होती है उसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है गाइस। अब आपको मैं थोड़ा बहुत नोटिंग दे देता हूँ कि आप प्राइवेट कंपनी हो, लाइक इसमें ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। अगर प्राइवेट कंपनी को आपको आइडेंटिफाई करना है तो प्राइवेट कंपनी के फीचर से आइडेंटिफाई करना होता है। एंड इसका मेन यही है कि आपको फीचर्स समझना है। तो फीचर, सबसे पहले फीचर क्या आता है इसका मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला फीचर है इसका नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। यही फीचर है दैट मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल अभी तक कोई भी डिफाइन नहीं करी है। तो ये तो ऐसी है, बट आपको मैं मेन पॉइंट्स लिखवाता हूँ इसमें जो आपको याद रखने चाहिए। मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए गाइज, 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 200 हो सकते हैं। और ओपीसी के केस में मिनिमम मैक्सिमम 1, ये चीज़ याद रखना। अब ये मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, वो है कि 2। अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपके पास कम से कम 2 इंसान होने चाहिए जो कंपनी चला रहे हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं जो एक प्राइवेट कंपनी को चला रहे हो, ठीक है। और एक 1% कंपनी होती है। 1% कंपनी इज़ ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी, इसको हम डिटेल में आगे करेंगे। पर इसमें क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स कितने होते हैं, हमेशा 1 होते हैं। चलो उसको आप मिनिमम ओपीसी वाले केस को भी छोड़ सकते हो, उसको आगे और डिटेल में करेंगे अब, तो तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन मेन यही है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर्स और मैक्सिमम नंबर्स क्या होने चाहिए। अब आपको मैं इसमें एक कैच बताता हूँ। इसमें एक कैच है किसमें, मैक्सिमम नंबर्स में। मैक्सिमम नंबर्स के केस में क्या कैच है, ये कहता है मेंबर्स नॉट काउंटेड एज मेंबर्स। बेसिकली ये क्या है, ये प्रोविज़न कहता है कि अभी मैंने आपको देखो जैसे बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो 200 होता है कि लाइक एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 हो सकते हैं मेंबर्स। लेकिन इसमें एक ऐसा प्रोविज़न है कि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट ही नहीं करते हैं कि ये मेंबर्स हैं, हालांकि वो मेंबर्स हैं लेकिन उनको हम मानते ही नहीं कि वो मेंबर्स हैं। ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जिनको हम मानते नहीं कि वो मेंबर्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी। तो बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी है वो मेंबर नहीं होता है, गेटिंग इट। कि अब मान लो कोई भी एम्प्लॉय है वो मेंबर नहीं है। मेंबर बेसिकली क्या होता है, जिसने शेयर सब्सक्राइब किए होते हैं। शेयर सब्सक्राइब मतलब जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, तो उसको मेंबर्स बोलते हैं। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनी का तो वो मेंबर नहीं होगा। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय होने के बाद उसने क्या लिए हैं, शेयर्स ले लिए हैं, तब भी उसको क्या करा जाएगा, उसको मेंबर नहीं काउंट किया जाएगा, कि उसको वो नहीं माना जाएगा कि वो क्या है, एम्प्लॉय। अब जो पास्ट एम्प्लॉय होता है, पास्ट एम्प्लॉय को भी क्या कहते हैं कि वो मेंबर नहीं है, उसको हम मेंबर नहीं माना जाता है। मतलब अब मान करके चलो एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय के पास, वो पहले एम्प्लॉय था, उसके बाद उसने क्या किए हैं, शेयर सब्सक्राइब किए हैं। अब उसके पास शेयर्स, उस पर्सन ने शेयर सब्सक्राइब करे हैं और अब उसने क्या किया है, कंपनी में वो एम्प्लॉय नहीं रह गया, तभी वो क्या है, पास्ट एम्प्लॉय है।
फिर बट उसके पास स्टिल क्या है, शेयर्स हैं कंपनी के, तो उसके बाद भी उसके पास शेयर हैं तब भी इसको क्या नहीं करा जाएगा, कंसिडर मेंबर में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे जब मेंबर्स की टोटल मेंबर्स की काउंटिंग चल रही होगी तब 1 2 ऐसे करके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो इन लोगों को नहीं काउंट किया जाएगा। इवन दो इनके पास शेयर्स हैं बट स्टिल इनको मेंबर्स काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें एक उल्टा रिवर्स केस है, रिवर्स केस क्या कहता है कि अगर पहले कोई बंदा कोई पर्सन मेंबर बना है और उसके बाद वो एम्प्लॉय बना है, तो उसको क्या करा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा कि वो क्या है, मेंबर है। यू गेटिंग इट? तो इसमें कुछ नहीं था ज़्यादा, अगर मैं आपको, ये रहा मेरा पेन, इसमें ये था कि मैक्सिमम नंबर्स की जो लिमिट है 200 वाली, उसको लेकर के एक छोटा सा प्रोविज़न है। वही क्या कहता है कि हम मेंबर्स की काउंटिंग में इन पर्सनस को इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन कौन से पर्सनस को? एम्प्लॉयज़ को और पास्ट एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अब जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय होने के बाद वो मेंबर भी बन गया, पहले वो एम्प्लॉय था उसके बाद वो मेंबर बन गया, पहले वो एम्प्लॉय था उसके बाद वो मेंबर बन गया, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। अब जो एम्प्लॉय था, पास्ट एम्प्लॉय था, जो पहले एम्प्लॉय था, पर वो पहले एम्प्लॉय था, उसने फिर क्या लिए, कंपनी के शेयर्स लिए, वो मेंबर बन गया, अब उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, अब वो सिर्फ कंपनी का क्या है, मेंबर है, उसको भी काउंट नहीं करेंगे हम मेंबर्स में। और अगर इसमें एक छोटा सा और प्रोविजन लिख लो आप, इसमें अगर ऐसा है कि इफ फर्स्ट बिकम्स मेंबर देन एम्प्लॉय, he shall be counted। मतलब अगर पहले कोई पर्सन मेंबर बनता है उसके बाद वो एम्प्लॉय बनता है तो उसको क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो यही प्रोविजन था। इससे एक मतलब लाइक अगर मैं बोलूँ तो केस स्टडी में डाल सकते हैं वो ये वाला पॉइंट, बस यही चीज़ थी इसमें, यही मेन था। और ये पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, राइट टू शेयर, आई एम सॉरी, राइट टू ट्रांसफ़र शेयर इज़ रिस्ट्रिक्टेड। मतलब कोई भी पर्सन अपने शेयर को ऐसे ही किसी को भी नहीं बेच सकता है, तो वो क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र होता है। ओके। और इसमें आपको मैं लिखवाने के लिए क्या लिखवा सकता हूँ, लाइक बस मेन यही फीचर है इसके, मिनिमम नंबर से पता चल जाता है और ट्रांसफ़र जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है, और मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स को मेंबर्स की काउंटिंग में एक छोटा सा कैच था, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आपको इसमें अगर लिखाऊं तो मैं स्मॉल कंपनी, एक स्मॉल कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। एक ओपीसी क्या होती है, इज़ अ प्राइवेट कंपनी होती है। बस यही चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें मेन क्वेश्चन बनता भी नहीं है, क्वेश्चन अगर बनेगा भी तो वो इसी पार्ट से बनेगा, तो इस पार्ट को आप अच्छे से समझ लेना। इसको एक बार आप बुक से भी देख सकते हैं अपने मॉड्यूल से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, जो कि है हमारी पब्लिक कंपनी। यस, तो अब नेक्स्ट कौन सी कंपनी आ जाती है हमारी, सेकंड कंपनी आ जाती है हमारी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है इसका 2 क्लॉज 71। 2 क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी क्या है, डिफाइन कर रखी है। अब पब्लिक कंपनी को लेकर के क्या प्रोविजंस हैं। एक पब्लिक कंपनी क्या होती है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट नोटिंग दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए। एक पब्लिक कंपनी क्या होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एक पब्लिक कंपनी वो होती है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, मिनिमम मेंबर्स इसमें 7 होते हैं एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी होते हैं गाइस, नो लिमिट कह सकते हो आप, कोई लिमिट नहीं होती है इसमें। इसमें शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, FERABL, ट्रांसफरेबल। ओके गाइस, तो शेयर्स को जो है फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज में देखते हो, स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर्स, अगर आपको मैं बोलूँ आप स्टॉक एक्सचेंज खोलो और शेयर को कोई भी मतलब टाटा का शेयर खरीद लो, तो अगर आप ऐसे खरीद पा रहे हो, फ्रीली ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं, खरीद करके बेच पा रहे हो, तो दैट इज़ अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स को आप खरीद और बेच सकते हो ऐसे फ्री होकर के। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि
सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। ये चीज़ क्या कहती है, ये प्रोविज़न ये कहता है कि कोई भी सब्सिडरी कंपनी, वो पब्लिक कंपनी की जो भी सब्सिडरी कंपनी होगी उसको भी क्या कंसिडर किया जाएगा, पब्लिक कंपनी, इवन इफ़ अगर वो अपने आर्टिकल्स में क्या है अभी भी प्राइवेट कंपनी है। सपोज ये एक पब्लिक कंपनी है, ओके गाइस। सब्सिडरी कंपनी मैंने आपको लास्ट टाइम में बता दिया था, थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था। सब्सिडरी कंपनी एक बेसिकली कि जैसे बड़ी कंपनी है और एक ये छोटी कंपनी है, तो ये डजेंट मैटर कि बड़ी है या छोटी है, एक कंपनी है, दो कंपनी है। इस कंपनी ने इस कंपनी के क्या मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर करके रखे हैं और ये कंपनी इसके जो डिसीजंस हैं उसको अफेक्ट कर सकती है। सो इसको बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। ये दबी हुई कंपनी है, इसके अंडर में आती है और ये हो जाएगी होल्डिंग कंपनी। तो जिसको मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पापा, ये है पापा कंपनी और ये है बेबी कंपनी, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो कोई भी सब्सिडरी कंपनी यानी बेबी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी को क्या कंसिडर किया जाएगा, पब्लिक कंपनी कंसिडर किया जाएगा। अब मान लो ये पब्लिक कंपनी है, इस पब्लिक कंपनी की ये है सब्सिडरी और ये है एक प्राइवेट कंपनी। इवन दो ये प्राइवेट कंपनी है लेकिन स्टिल ये क्या है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। इस वजह से इसको क्या कंसिडर कर दिया जाएगा, पब्लिक कंपनी कंसिडर कर दिया जाएगा। हाँ, तो यही चीज़ है, आपको पब्लिक कंपनी के बारे में यही चीज़ें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जाते हैं जो कि आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इस पे आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। और ये है हमारा थर्ड टाइप ऑफ कंपनी जिसको हम नाम देते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी हमारा कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड है। स्मॉल कंपनी 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड है। अब स्मॉल कंपनी की पहचान क्या होती है गाइस? अब स्मॉल कंपनी में वो कॉन्सेप्ट आता है दैट कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए और जो वो वाला प्रोविज़न था, टर्नओवर वाला प्रोविज़न, वो आ जाता है स्मॉल कंपनी के केस में। तो अगर मैं स्मॉल कंपनी की आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊँ या इसकी डेफिनेशन में आपको लिखवाऊँ, तो डेफिनेशन यही कहती है पेड अप शेयर कैपिटल does not exceed 4 CR and annual turnover does not exceed 40 CR। अब बेसिकली गाइज इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है। पेड अप शेयर कैपिटल इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड टर्नओवर इसे बोलते हैं कि एनुअल, इसको एनुअल मतलब साल की, और टर्नओवर आप इसको समझ सकते हो सेल्स। टर्नओवर इज सेल्स, ठीक है। तो सेल्स है, फिर आप इसको कह सकते हो रेवेन्यू, क्योंकि सेल्स में तो सिर्फ सेल वाला आ जाएगा ना। तो टर्नओवर बेसिकली रेवेन्यू मान लो कि उसका एनुअल रेवेन्यू कितना है। तो अगर किसी कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 CR से कम है एंड उसका टर्नओवर 40 CR से कम है, तो उसको CR करोड़, तो इससे कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल कंपनी बोलेंगे। तो इस चीज़ से ये फीचर है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मुझे आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। इसमें आपकी जो मॉड्यूल है, आपके मॉड्यूल में कुछ और लिमिट दी होगी। अगर मैं आपको बताऊँ तो 2021 में एक अमेंडमेंट आया था और एक 2022 में एक अमेंडमेंट आया था। तो 2021 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, तो 2021 के अकॉर्डिंग ये 2 CR लिमिट थी और ये 4 CR लिमिट थी। ये 20 CR लिमिट थी और ये 40 CR लिमिट थी। अब मॉड्यूल में ये 50 lakhs दिया हुआ है एंड जहाँ तक मुझे याद है कितना दिया हुआ था, आई गेस 2 CR, हाँ ये देखिए लिमिट। सो ये मेरे वाले मॉड्यूल में देखी थी गाइस, जब मैंने पढ़ा था तब मॉड्यूल में मुझे ये गिवन थी। एंड फिर 2021 में एक अमेंडमेंट आई जिसमें 2 CR एंड ये लिमिट बढ़ा दी। फिर 2022 में एक अमेंडमेंट आई जो कि अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो उसमें ये दे रखा है लिमिट्स।
तो आप अपने मॉड्यूल के हिसाब से चेक कर लेना है चीज़ कि आपके उसमें क्या दे रखा है। अगर ये दे रखा हो तो ये वाला फॉलो कर लेना, अगर ये दे रखा होगा तो ये वाला फॉलो कर लेना। तो ये आप अपने उस पर से मॉड्यूल से चेक कर सकते हो। सो मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी। इसमें अगर आपको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो एक जो स्मॉल कंपनी है, शैल नॉट बी, एक स्मॉल कंपनी कभी भी क्या नहीं होगी, होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। और क्या नहीं होगी, सेक्शन 8 कंपनी। तो एक स्मॉल कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी भी नहीं हो सकती है और एक सब्सिडरी कंपनी भी नहीं हो सकती है। वो कभी भी सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं हो सकती है। लाइक सेक्शन 8 कंपनी अगर आपको नहीं पता है तो ये एनपीओज होता है। एनपीओ बेसिकली ऐसी कंपनीज जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनती हैं। वो ये कंपनीज किसके लिए बनती है, इनका सोल पर्पस होता है कुछ आर्ट को प्रमोट करना, कुछ कल्चर को प्रमोट करना, ये इनका बेसिक मेन पर्पस होता है। तो उनको क्या बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। और एक ऐसी कंपनी, आपको इसको बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड अंडर स्पेशल एक्ट। अब बेसिकली क्या होता है गाइज, आपको शो नहीं हो रहा होगा, एक सेकेंड। हाँ, तो अब बेसिकली क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके लिए स्पेशल एक्ट बनाए जैसे हैं। जैसे कि अगर हम अपने कंपनीज एक्ट की बात करें तो ये कंपनीज एक्ट क्या लगता है, सारी कंपनियों पे लगता है, बेसिकली सारी कंपनीज पे लगता है। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके लिए स्पेशल एक्ट बनाया हुआ है। जैसे बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है और LIC के लिए अलग एक्ट है। तो ऐसे क्या है कि स्पेशल एक्ट हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे अलग लगता है एक्ट, उस पर कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं होता, उसके लिए आई गेस अलग एक्ट है। तो वैसे कुछ स्पेशल एक्ट होते हैं जो कि स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज पे लगते हैं। तो वो स्पेशल एक्ट लगता है किसी कंपनी पे, तो वो भी क्या नहीं हो सकती है, नॉट भी स्मॉल कंपनी, वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। तो मेन आपको ये चीज़ याद रखनी है स्मॉल कंपनीज को लेकर के। और अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ज़्यादा कुछ है नहीं। एक स्मॉल कंपनी हमेशा क्या होगी, एक प्राइवेट कंपनी होगी। स्मॉल कंपनी हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होगी। आपको ये भी लिखना है तो ये भी लिख सकते हो। मेन यही चीज़ थी कि आप इसका एक बार अपने मॉड्यूल से जा करके ये चीज़ चेक करने रहना लिमिट क्या है। वैसे लेटेस्ट वाली ये है, मैंने आपको बता दी है, तो बस ये आ सकते हो। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट क्या होता है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है ना, इसकी मैक्सिमम लिमिट और टर्नओवर की भी मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेट करके रखी हुई है, जो कि है 10 CR और ये 100 CR। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले 50 लैक्स एंड 2 CR थी, फिर 2020 मैंने 2 CR 20 करोड़ करी एंड 4 CR 40 करोड़ करी। तो ऐसे करके मैक्सिमम लिमिट कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी गिवन है कि अगर कंपनी अब जैसे गवर्नमेंट आगे चल के इसको और बढ़ाती है तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम वो कितना कर सकती है, 10 CR कर सकती है। और टर्नओवर को मैक्सिमम कितना कर सकती है, 100 CR कर सकती है। तो ये चीज़ आपको याद रख सकते हो। लाइक अगर आपको याद रखनी है तो आप इसको अपने, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐड कर सकते हो इस पॉइंट को कि मैक्सिमम कितना वो कर सकती है, 10 CR, एंड मैक्सिमम टर्नओवर कितना हो सकता है, 100 स्पेसिफाई कर सकती है, 100 करोड़ से नीचे नीचे का। तो ये चीज़ थी स्मॉल कंपनी को लेकर। अब हम इसके बाद करते हैं एक गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी जो आती है हमारी, वो आती है हमारी गवर्नमेंट कंपनी। मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ। यह है 4th कंपनी जो कि है हमारी गवर्नमेंट कंपनी। अब बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी किस सेक्शन के अंदर डिफाइन है, 2 clause 45 में गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है। तो बेसिकली एक गवर्नमेंट कंपनी क्या कहती है, एक गवर्नमेंट कंपनी कहती है नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल is held singly or jointly by central government, one or more state government, jointly by central government and state government।
अब मैं आपको थोड़ा सा ये प्रोविज़न समझा देता हूँ, ये वाला प्रोविज़न क्या कहता है गवर्नमेंट कंपनी का। देखो, मैंने आपको बताया ना कि एक कंपनी की अगर आपको ओनरशिप चाहिए तो आपको कम से कम उसकी कितनी 51% की क्या शेयर कैपिटल आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप 50% भी करते हो और बाकी की 50% किसी और के पास है, तो इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ 50% के ओनर हो। आप 50-50 है कंपनी की। अगर किसी और कोई और बंदा 50% कर लेते हो तो आप इक्वल इक्वल के ओनर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ओनरशिप चाहिए कि सारी कंपनी आपकी हो जाए, आपकी एक कंपनी को आपकी कंपनी कब कहा जाएगा, वो तब कहा जाएगा जब आप उसकी कम से कम मिनिमम कितनी 51% की क्या है आप होल्डिंग उसकी एक्वायर कर लो, उसके पेड अप शेयर कैपिटल को आप क्या कर लो, एक्वायर कर लो। तो बस ये यही कहना चाह रहा है कि एक कंपनी की 51% से नॉट लेस देन 51, ये अफर्मेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी कंपनी की, अगर मैं इसको आपको सीधे लैंग्वेज में बताऊं तो अगर किसी कंपनी की 51% की शेयर होल्डिंग या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखी है, या तो एक स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखी है, या फिर मिल करके दो स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखी है, या तो आधी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या तो स्टेट गवर्नमेंट ने मिल करके ले रखी है, तो तब उसको क्या कहा जाएगा, उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। इसका मतलब क्या समझे आप कि अगर एक कोई कंपनी है, ये कंपनी है, इसकी ओनरशिप या तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली है और ओनरशिप कितनी 51% के अराउंड, मतलब मिनिमम 51% अगर इसकी ओनरशिप किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तब भी इसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। अगर इसकी एक स्टेट गवर्नमेंट के पास है तब भी इसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। अगर दो स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के लेते हैं, मान लो कि महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस कंपनी में 25% वो ले रखा है, एंड उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने भी इसमें 26% की क्या कर रखी है, होल्डिंग कर रखी है, तो इन दोनों स्टेट गवर्नमेंट की अगर ओनरशिप मिला के देखें तो वो 51% बन रही है, तो ये क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर कर ली जाएगी। सिमिलरली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर के इसमें ओनरशिप रखी हुई है और वो क्या है, मिनिमम 51% तक की ओनरशिप है, तो इसको क्या कंसिडर कर दिया जाएगा, एक गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर कर दिया जाएगा। ठीक है इस, और ये मिनिमम है, ऐसा भी हो सकता है कि 70% की हो, तब तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि 70% ओनरशिप अगर गवर्नमेंट की है तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो यह है कि मिनिमम किसी कंपनी की ओनरशिप चाहिए आपको तो मिनिमम 51% चाहिए। इसमें और पॉइंट्स आपको क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं, आप इसमें याद रख सकते हो, सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी। अब इससे आप ये चीज़ समझ ही गए होगे कि किसी भी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, मतलब किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की, अब इस गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी थी तो वो भी क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। और गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है कि ऑडिटर जो होता है इज अपॉइंटेड बाय, इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसकी डेफिनेशन होती है कंट्रोलर, TRO एंड ऑडिटर जनरल। आप इंटरमीडिएट में आओगे तो इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप उस चीज़ को पढ़ोगे तो भाई बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, एक हर कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कराना ज़रूरी होता है, मतलब एक बाहर से इंस्पेक्शन कराना ज़रूरी होता है हर साल। तो बस वही कि उस इंस्पेक्शन कराने के लिए जो पर्सन आता है वो बोलते हैं ऑडिटर। ये कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होता है, कंपनी बाहर वाली किसी पर्सन को हायर करती है और बोलती है कि मेरी कंपनी को इंस्पेक्ट करो, और ये जो बाहर वाला पर्सन ऐसी किसी को भी नहीं कर लेती है, वो क्या होता है, क्वालिफाइड CA होता है, CA इन प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो वो आकर के चेक करता है, तो उस CA को कौन अपॉइंट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करता है। ठीक है, और इसमें एक मेन प्रोविजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये आर्टिकल है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स आर प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट अंडर सेक्शन 619A। यू गेटिंग इट गाइस, कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है कंपनी की, बेसिकली एनुअल रिपोर्ट्स क्या होती है, कंपनी की साल के एंड में जो रिपोर्ट बनती है ना, उसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। तो इस एनुअल रिपोर्ट में सब कुछ होता है कि क्या क्या कंपनी ने फ्रॉड करे हैं, क्या क्या पेनल्टी लगी है। इस एनुअल रिपोर्ट्स में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं, आपकी क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सब कुछ आ जाता है इसमें। तो एनुअल रिपोर्ट इस पूरे साल की रिपोर्ट, तो ये पूरे साल की रिपोर्ट हर गवर्नमेंट कंपनी की कहाँ, पार्लियामेंट में रखी जाती है। 619A ये कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, तो इस वजह से इसको ऐसे लिखते हैं 619A। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक कंपनी की, गवर्नमेंट कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है।
ये था हमारा गवर्नमेंट कंपनी का केस गाइस। इसमें आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी आती है वो आती है, ये फिफ्थ कंपनी है जिसको हम बोलेंगे फॉरेन कंपनी। तो अब फॉरेन कंपनी क्या होता है? बेसिकली फॉरेन कंपनी के लिए कोई खास डेफिनेशन नहीं है फॉरेन कंपनी की भी, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। फॉरेन कंपनी के लिए भी एक बार सेक्शन लिख देता हूँ उसका, सेक्शन 2 क्लॉज 42, हाँ 2 क्लॉज 42 है इसका। अब फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे तो हर कंपनी फॉरेन कंपनी हो गई भाई, जो कंपनी इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो सारी कंपनी फॉरेन कंपनी होगी। लेकिन नहीं, इसमें इन्होंने एक एडिशनल पॉइंट दिया है, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। गाइस यू गेटिंग इट? एक फॉरेन कंपनी क्या होती है? एक फॉरेन कंपनी होती है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी वो कंपनी कहाँ रजिस्टर हो रखी होगी? बाहर के लॉज में रजिस्टर हो रखी होगी। लेकिन उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? वो बिजनेस कहाँ कर रही है? इंडिया में कर रही है। अब एक कंपनी जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में बिजनेस किस तरीके से कर सकती है? गाइस इसको ऐसे आप ले सकते हो, वो 3 तरीके से इंडिया में बिजनेस कर सकती है। कैसे कर सकती है? बाय इटसेल्फ, बाय एजेंट, थ्रू एजेंट कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली। ओके गाइस, तो एक कंपनी या तो खुद इंडिया में आकर के बिजनेस करे, या तो एजेंट के थ्रू करे, और या तो इलेक्ट्रॉनिकली। अगर वो खुद इंडिया में आकर के अपना सेटअप कर देती है, एक ऑफिस सेटअप कर देती है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ऑफिस सेटअप, तो वो क्या हो जाएगा? बाय इटसेल्फ वाला केस आ जाएगा। एजेंट के थ्रू क्या है? उसने इंडिया में क्या है? एक एजेंट रख लिया है। अब सपोज एक कंपनी क्या कारपेट्स बेचती है, ठीक है, ऐसे करके वो कारपेट बेचती है, तो इंडिया से ऑर्डर्स मिले हैं उसको, इसलिए उसने इंडिया में क्या एक अपना ऑफिस सेटअप नहीं किया, इंडिया में एक पर्सन रख दिया, उसने एक ही पर्सन हायर कर लिया। अब जो जिस भी पर्सन को कारपेट्स ऑर्डर करने हैं वो कस्टमर्स इस एजेंट के पास जाते हैं, ये एजेंट कंपनी के पास जाता है और कंपनी से ऑर्डर लेता है। तो दिस इज कि एक एजेंट रख लिया है कंपनी ने, वो एजेंट क्या है? इसके कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो एजेंट के थ्रू बिजनेस हो रहा है इंडिया में, क्योंकि ये कस्टमर्स तो इंडिया के ही है ना सारे। तो ये भी क्या हो जाता है? फॉरेन प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस कह सकते हैं इसको एक तरीके से, कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक तो आपको समझ ही आ गया होगा, लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हो सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हो सकते हैं, तो लाइक इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में बिजनेस हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी आ जाती है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट का, इसको बहुत अच्छे से करना है, वो है 1% कंपनी। आई गेस इसी लेक्चर में कवर कर देते हैं, 10-12 मिनट, हाँ 10-12 मिनट टाइम हो गया, इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी हम करते हैं 1% कंपनी। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी गाइस हमारी क्या आ जाती है? 1% कंपनी आ जाती है। इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। लास्ट कंपनी कौन सी थी? 6th। दिस इज 1% कंपनी। इसे बहुत डिटेल में करना गाइस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत वाइड टॉपिक भी है, इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं हमारे। 1% कंपनी का सेक्शन क्या है? 2 क्लॉज 62 है, 2 क्लॉज 62, इसमें ये डिफाइंड है 1% कंपनी। अब 1% कंपनी बेसिकली क्या होती है? 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग ओनली 1 person एज अ मेंबर। 1% कंपनी के केस में क्या होता है? हमेशा एक पर्सन क्या होगा? इसका मेंबर होगा। और इसमें डायरेक्टर्स भी कितने होंगे? डायरेक्टर भी कितना होगा? हमेशा एक होगा। तो किसी भी कंपनी में सिर्फ एक पर्सन एज अ मेंबर होगा, तो वो कंपनी क्या होगी? 1% कंपनी होगी। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो ओपीसी है, 1% कंपनी को मैं ओपीसी लिख रहा हूँ। ओपीसी क्या होगा? हमेशा ओपीसी एक होगी प्राइवेट कंपनी। सो ऑल प्रोविजंस ऑफ प्राइवेट कंपनी आर एप्लीकेबल ऑन ओपीसी। तो जितने भी प्राइवेट कंपनी के प्रोविजंस हैं वो सारे क्या होंगे? ओपीसी पे क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। लेकिन कुछ और प्रोविजंस भी हैं जो कि सिर्फ किस पे लगते हैं?
ओपीसी पे लगते हैं। तो उन स्पेसिफिक प्रोविजंस को हम पढ़ते हैं। इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया, लाइक मैं बहुत सारे पॉइंटर्स हैं उसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर 1% कंपनी, फिर प्रोविजन फॉर आईएनसी मैंने लिखा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी। तो ये 2 टॉपिक है मेन अभी। और थर्ड टॉपिक हमारा जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है मिसलेनियस प्रोविजंस। तो बेसिकली मैंने इस टॉपिक को यही इन तीनों कैटेगरी में डिवाइड किया है। हमें जितने भी 1% कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन 3 हेडिंग में कवर हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले चलते हैं स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर 1% कंपनी। अब इसको हेडिंग देते हैं हैशटैग स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर 1% कंपनी। अब स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर 1% कंपनी क्या कहता है हमारा, इसमें सबसे पहला प्रोविजन जो आता है हमारा वो आता है हमारा गाइस कि मेमोरेंडम must be subscribed by 1%। जो इस 1% कंपनी के मेमोरेंडम है उसको किसने सब्सक्राइब किया होना चाहिए, उसका एक ही ओनर होना चाहिए। सब्सक्राइब्ड मतलब एक तरीके से मान लो कि उसके मेमोरेंडम का 1% कंपनी, उस कंपनी का सिर्फ एक ओनर होना चाहिए। उस कंपनी को मेमोरेंडम से एक पर्सन ने सब्सक्राइब किया होना चाहिए, ठीक है। इसमें सेकेंड हमारा जो आता है कि मेमोरेंडम, बेसिकली इसमें मेमोरेंडम का मतलब पता है क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है तो मेमोरेंडम मतलब होता है एमओए। तो बेसिकली एमओए में क्या होता है, एमओए में ना कुछ प्रोविजंस लिखे होते हैं कि एक कंपनी काम क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है। इसमें 6 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक एमओए में। आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि लिखा होता है कि कंपनी के ओनर्स कौन है, ठीक है, और उसमें लिखा होता है लाइबिलिटी क्या होगी कंपनी की, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कंपनी के, नेम क्लॉज होता है जिसमें नेम लिखा होता है कि कंपनी का नेम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है कि उसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें लिखी होती है। तो इसी एमओए में एक गिवन होता है क्लॉज जिसका नाम होता है एसोसिएशन क्लॉज। तो उस एसोसिएशन क्लॉज में क्या लिखा होता है कि कंपनी के ओनर्स के नाम लिखे होते हैं। अब एसोसिएशन क्लॉज में ऐसा नहीं कि सारे मेंबर्स के नाम आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक कंपनी के मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट ओनर्स हो सकते हैं। लाइक अब जैसे अभी शेयर किसी के पास है, वो शेयर किसी और को बेचा, तो ऐसे तो आते रहेंगे नाम। लेकिन एमओए में सिर्फ उनका नाम जाता है जो फर्स्ट ओनर्स होते हैं, यानी जो फर्स्ट पर्सनस होते हैं जिन्होंने कंपनी को ओन किया था। अब ऐसा भी हो सकता है एक पर्सन आया, उसने अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए तो वो ओनर बन गया। अब जिसके पास पहले शेयर्स थे वो ओनर नहीं रहा। तो ऐसे नहीं कि उसको जो नया बन गया उसका नाम भी मेमोरेंडम में डाल देंगे। मेमोरेंडम में हमेशा किसका नाम आता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। अब इसमें तो क्या बात कर रहे हैं हम, ओपीसी की बात कर रहे हैं। ओपीसी क्या है, ओपीसी है एक प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी के आपको पता है कि शेयर्स ट्रांसफर होते नहीं है इतनी इजीली, तो इसमें मल्टीपल ओनर्स बनने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पे ये क्या है, 1% कंपनी है, तो इसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है और एक ही पर्सन ओनर होता है। तो मेमोरेंडम में भी उसी का नाम आएगा, एक ही पर्सन का नाम आएगा और वही फर्स्ट ओनर भी होता है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है मेमोरेंडम शैल कंटेन नेम ऑफ नॉमिनी, कि जो मेमोरेंडम है उसमें एक नॉमिनी का नाम होना चाहिए। अब इस नॉमिनी का क्या काम है, इस नॉमिनी का सिर्फ ये काम है कि अगर डेथ होती है या फिर इंसॉल्वेंसी होती है, ठीक है, डेथ और इंसॉल्वेंसी होती है। जैसे सपोज कर लो ये आपकी एक ओपीसी थी, इस ओपीसी का ये एक सोल मेंबर था, ठीक है, यही सारे ऑपरेशंस कर रहा था, ये बिजनेस कर रहा था। अब इस पर्सन की क्या हो गई, डेथ हो गई, इस पर्सन की डेथ हो गई। तो इस पर्सन का जो यहाँ पे नॉमिनी होगा, यानी नॉमिनी वो पर्सन
जो इसकी डेथ या फिर इंसॉल्वेंट या कि इंसॉल्वेंट हो गया या अनसाउंड माइंड हो गया, कुछ भी हो गया, ये काम करने के लायक नहीं बचा, तो उस केस में जब ये बिजनेस करने की हालत में नहीं होगा, तब उस केस में ये पर्सन जो कि एक है नॉमिनी, ये नॉमिनी इसकी जगह ले लेगा और ये सारे कामकाज संभालेगा, तो इसको बोलते हैं नॉमिनी। तो मेमोरेंडम शेल मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द नॉमिनी, मेमोरेंडम के अंदर नॉमिनी का नेम होना चाहिए। और नॉमिनी कौन होता है? द पर्सन हु शेल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। अभी नॉमिनी क्या हो जाएगा? मेंबर बन जाएगा ना। तो नॉमिनी, इसको मैं आपको आगे भी लिखवा भी दूंगा, अभी मैं आपको बस बोल रहा हूँ। नॉमिनी कौन होगा? द पर्सन हु शेल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द ओरिजिनल, इन केस ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल मेंबर। अब इस चीज़ को मैं आपको लिखवा भी दूंगा। इसमें आपको मेनली यही चीज़ याद रखनी थी। और स्पेसिफिक प्रोविजन में एक और पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें आप लिख सकते हो कि एवरी पार्टनर्स, मैं इसको बस थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए लिख रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी shall must have 2 directors, but in case of OPC minimum director should be 1 at least। तो ये वाला प्रोविज़न क्या कहता है हमारा कि आपको पता है हर प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, लेकिन एक ओपीसी में क्या है कि कम से कम 1 डायरेक्टर हो, तब भी कंपनी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही थे हमारे स्पेसिफिक प्रोविजंस। अब स्पेसिफिक प्रोविजंस आपको याद हो गए होंगे। इसमें मेमोरेंडम को लेकर के 2 प्रोविजन थे कि मेमोरेंडम क्या है कि सब्सक्राइब किया होना चाहिए एक पर्सन के थ्रू, और मेमोरेंडम में क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए नॉमिनी का। और इसमें क्या होता है कि डायरेक्टर को लेकर के एक क्लॉज है। तो स्पेसिफिक प्रोविजंस वाला ओवर हो गया। अब हम चलते हैं प्रोविजंस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनको प्रोविजंस आपको पता है, प्रोविजंस मतलब होता है लॉज। ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है। तो लॉज फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी, तो कुछ लॉज हैं जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी से एसोसिएटेड है, उनको हमें पढ़ना जरूरी है। तो उस पर चलते हैं। अब इसकी हेडिंग दे देते हैं इस टॉपिक की, प्रोविजन फॉर INC ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी। आप पूरा लिखना गाइस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी, सो आपको रिवीजन के लिए पर्पस जो हमारा मेन है वो पीछे छूट जाएगा, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रोविज़न क्या है? सबसे पहले प्रोविज़न है कि इसको आप MOA लिख लो या फिर मेमोरेंडम भी लिख सकते हो। मेमोरेंडम shall contain the name of person जो कि है nominated person who shall become the member of company in case of first death of subscriber to memorandum or his incapacity टू कॉन्ट्रैक्ट। सो यही वाला केस आ जाता है गाइज। तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रोविजन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी, प्रोविजन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी क्या कहता है हमारा कि इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि मेमोरेंडम में क्या है, नॉमिनी का नाम होना चाहिए, एक पर्सन का नाम होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटेड पर्सन कहते हैं, कि जो मेंबर बन जाएगा कंपनी का किस टाइम पे, 2 टाइम पे, जब जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम का, जो अभी मेंबर चल रहा है, उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, और या तो उसकी इनकैपेसिटी हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं होगा, या तो अनसाउंड माइंड हो जाएगा, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कोमा में चले गया, कुछ भी हो गया, आप अज्यूम कर सकते हो, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं बचा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? वो नॉमिनी बन जाएगा।
नॉमिनी क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। अब इसमें हमें सेकंड चीज़ क्या लिखनी है कि कंसेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पॉइंट आ जाता है हमारा कि अगर मैं आपको इसको लाइक डिटेल में लिखा देता हूँ, चलो, द नेम ऑफ द नॉमिनी along with his consent shall be filed by the company to the ROC। ओके गाइस, और इसको मैं आपको थोड़ा से और एक्सप्लेन करके बताऊं तो क्या होता है कि जो नॉमिनी होता है उसका नाम और उसका कंसेंट, कंसेंट किस चीज़ का, कंसेंट किस चीज़ का, टू एक्ट एज, एक्ट की जगह, हाँ, एक्ट एज नॉमिनी, या फिर एक्ट की जगह आप एक और वर्ड लिख सकते हो, बेटर वर्ड, अपॉइंटेड। बेसिकली उस नॉमिनी से हमें क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए कि हम उसको क्या बना रहे हैं, नॉमिनी बना रहे हैं, एंड वो क्या है, इस चीज़ पे एग्री करता है। अब इस चीज़ को अगर आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो आप इसको वैसे ही इंटरमीडिएट के पर्पज़ के लिए, लेकिन आप इसको याद रखना चाहो तो उसके लिए लिख सकते हो कि जो ROC को कंपनी इसका कंसेंट और ये सब फाइल करेगी ना, नॉमिनी का नाम कि हाँ भाई मेरा ये नॉमिनी है, इसका ये कंसेंट है, तो ये क्या करेगी, INC करके, INC3 करके एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में करेगी एंड 15 डेज के अंदर अंदर करेगी। यानी जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसका मेमोरेंडम में इसका नॉमिनी का नाम और नॉमिनी का कंसेंट तो जो मिल जाएगा हमें, तो वो क्या करेगी, कंपनी फाइल करेगी ROC के पास INC3 में। INC बेसिकली इसका नाम अगर आपको मैं बताऊं तो हर कंपनीज एक्टर में ना, कंपनीज एक्ट में 12 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर किसी और किसी चीज़ के बारे में बात करता है। तो जो चैप्टर 2 है वो बात करता है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर वो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है ना सारे वो चैप्टर, और उसमें इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कोई फॉर्म है तो उसका नाम INC से स्टार्ट होगा। वैसे ही कोई फॉर्म है मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड आई गेस 7th चैप्टर है कंपनीज एक्ट का, तो उसमें जितने भी फॉर्म स्टार्ट होंगे वो MGT से स्टार्ट होंगे, तो इस वजह से ऐसा नाम होता है इसका, INC, MGT एंड DIR ऐसे करके फॉर्म्स के नाम होते हैं। तो INC3 में क्या करेगी कंपनी, INC3 करके एक फॉर्म होगा, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, INC3 आपको मिल जाएगा। INC3 में डिटेल्स फिल करेगी और उसका नॉमिनी का कंसेंट लिख करके ROC को सेंड करेगी, कितने, 15 डेज के अंदर अंदर। इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, इन केस ऑफ अ डेथ और रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, रिटायरमेंट का तो केस नहीं है, नॉमिनी रिटायर थोड़ा होगा, डेथ या फिर रिमूवल कह सकते हैं, रिमूवल, या फिर वो विड्रॉ कर सकता है। नॉमिनी कंपनी शैल अपॉइंट अ न्यू नॉमिनी एंड फॉलो सेम प्रोसीजर। बेसिकली इसमें क्या है कि अगर नॉमिनी, अब देखो ना, नॉमिनी भी तो एक इंसान है, तो नॉमिनी की भी मर्जी ली जाती है। जब उससे स्टार्टिंग में अपॉइंट करने की मर्जी ली गई थी तो वो अपनी मर्जी से छोड़ भी सकता है। तो अगर नॉमिनी की क्या डेथ हो जाती है या उसको हटा दिया जाता है या उसका विड्रॉल हो जाता है, वो अपना नाम खुद ही हटा लेता है, तो उस केस में क्या है कि कंपनी क्या करेगी, एक नया नॉमिनी अपॉइंट करेगी। मतलब ओपीसी कभी भी नॉमिनी के बिना नहीं चल सकती है, तो ओपीसी एक नया नॉमिनी अपॉइंट करेगी एंड फॉलो द सेम प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर क्या, वही उससे कंसेंट लेगी कि वो अपॉइंट किया जा रहा है और वो उस पर एग्री कर रहा है। INC3 में उसको क्या ROC के पास फाइल करेगी 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ आती है इसमें। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि एक और प्रोविजन मैं आपको लिखाना चाहूँगा, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, द रीज़न फॉर चेंज
विड्रॉ या फिर रिमूवल ऑफ नॉमिनी shall be submitted in INC 4 within 30 days to ROC। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द रीज़न फॉर चेंज, अगर कभी भी नॉमिनी में कोई चेंज होता है या फिर उसको निकाल दिया जाता है या उसको मतलब वो विड्रॉ कर लेता है अपना नाम या रिमूव कर लेता है, तो इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न हम INC 4 में ROC को सबमिट करेंगे कितने 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 30 दिन में 30 दिन से मतलब निकाले जाने से या फिर चेंज नॉमिनी के चेंज होने के 30 दिन के अंदर अंदर हम क्या INC 4 फाइल करेंगे और ROC को क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन देंगे। अब बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट का कि प्रोविजंस रिलेटेड इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड, इसका एक क्रक्स मैं आपको लिख करके दे देता हूँ यहाँ पे। इसमें सिर्फ आपके दो चीज़ें काम की हैं। सबसे पहले क्या है, नॉमिनी OPC लिख लेते हैं इसको, OPC ROC। तो नॉमिनी क्या देगा, कंसेंट देगा OPC को, इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं, कंसेंट देगा, ये क्या लिखा है, कंसेंट देगा OPC को। OPC क्या करेगा, INC 3 फाइल करेगा और 15 डेज के अंदर अंदर क्या कर देगा, ROC को फाइल करेगा। ठीक है, अब अगर आता है चेंज इन नॉमिनी, यह है OPC और यह है ROC। तो अगर कभी भी चेंज इन नॉमिनी होता है तो ये चेंज इन नॉमिनी का क्या है, रीज़न जो है OPC क्या करेगी, INC 4 में 30 डेज के अंदर अंदर किसको, ROC को फाइल करेगी। अगर आप इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड ये दो पॉइंट भी लिख देते हो ना अच्छे से उसमें, लाइक प्रॉपर आंसर फॉर्मेट में, तब भी आपका गाइस क्या अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। एंड ये वाली चीज़ आप बिल्कुल लिखना, कहीं भी लिख रहे हो 1% OPC से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये वाली चीज़ जरूर लिखना कि इसमें मेमोरेंडम में एक पर्सन का नाम होना चाहिए, ये वाला पॉइंट ज़रूर लिखना। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया गाइस, सो प्लीज़ बेयर विद इट, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब हमारा थर्ड क्या आ जाता है, मिसलेनियस प्रोविजंस। मिसलेनियस प्रोविजंस है, ये नाम से मिसलेनियस, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, इससे केस स्टडी बनने की बहुत 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 चांसेस हैं। सो आपको ये चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप केस स्टडी को सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें सबसे पहले चीज़ क्या आ जाती है कि आपको ऐसे ही लिखवा देता हूँ उसको, एलिजिबिलिटी टू बिकम मेंबर एंड नॉमिनी। बेसिकली क्या है, नॉमिनी और मेंबर बनने के लिए एक ही प्रोविजंस हैं, एलिजिबिलिटी के रूल्स हैं, तो इस वजह से मैं इसको आपको साथ में लिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन, दैट पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन। सेकंड चीज़ क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। और नेक्स्ट आना चाहिए रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 120 days और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ये वाला प्रोविजन रहता है गाइस कि वो पर्सन ने क्या किया है, 120 डेज के लिए प्रीवियस पिछले साल में क्या है, इंडिया में स्टे किया है। वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, और क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो ये वाला प्रोविजन क्या है, एलिजिबिलिटी टू बिकम नॉमिनी और मेंबर। ठीक है, इसमें सेकंड आता है कि वन पर्सन कैन बिकम नॉमिनी या फिर मेंबर ऑफ ओनली वन OPC एट वन टाइम। ये क्या कह रहा है कि एक पर्सन या तो वो नॉमिनी बन रहा है या तो वो मेंबर बन रहा है, वो एक ही चीज़ एक ही कंपनी में बन सकता है। मतलब एक ही OPC में क्या बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है, और एक ही OPC में क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। मतलब सपोज ये पर्सन है,
तो ये पर्सन अगर इस कंपनी का नॉमिनी बन गया है तो वो किसी और ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकता है। सिमिलरली अगर ये पर्सन यहाँ पे मेंबर बन गया है तो वो किसी और कंपनी में जाकर के मेंबर नहीं बन सकता है। वो किसी और कंपनी में जाकर के नॉमिनी जरूर बन सकता है। जैसे एक ये पर्सन है, ये पर्सन इस कंपनी में क्या है, नॉमिनी है, तो यही पर्सन किसी दूसरी कंपनी में जाकर के मेंबर बन सकता है, लेकिन इस दूसरी कंपनी में जाकर के वो नॉमिनी नहीं बन सकता है। ये वाला प्रोविजन है कि वो किसी भी एक दो कंपनी में जाके नॉमिनी नहीं बन सकता है। ये वाला प्रोविजन है, ये कहता है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। सेकंड आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है माइनर कैन नॉट बी नॉमिनी या फिर मेंबर। माइनर को हम अलाउड ही नहीं करते हैं। माइनर क्या, ना तो वो बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है, ना ही वो मेंबर बन सकता है। ओके गाइस, इसमें आ जाता है। अब इसको थोड़ा वो करना पड़ेगा आपको, थोड़ा इसको और फोकस करो। 1% कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू द कंपनी सेक्शन 8 कंपनी। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ओपीसी, मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, कन्वर्टेड सेक्शन 8 कंपनी। बेसिकली क्या है कि ओपीसी कभी भी क्या सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकता है। ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी कभी नहीं बनेगा। ओके गाइस, और ओपीसी के लिए एक और वो है, रेगुलेशन है कि ओपीसी कभी भी क्या नहीं कर सकता है, दो काम नहीं कर सकता है। वो एक तरीके से इसको लिख सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट वाला ऐसे लिखवा लेता हूँ आपको, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनीज एंड बैंकिंग का काम नहीं कर सकता। तो जो एक ओपीसी है वो कभी भी इन्वेस्टमेंट, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसका बिजनेस ये रहेगा कि वो बाकी के कंपनीज में जाकर के क्या है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, और या तो वो बाकी की कंपनी या तो बैंकिंग की एक तरीके से ओपीसी एज अ बैंकिंग की तरह भी काम नहीं कर सकते कि लाइक वो लोन दे रहा है, एडवांसेज एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये काम क्या है ओपीसी के लिए प्रोहिबिट किए हुए हैं। और एक लास्ट प्रोविजन आता है गाइस, इसको यहीं पे लिख लो आप कि ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनी कंपनी अनलेस 2 years have passed of its इनकॉर्पोरेशन। बेसिकली ये प्रोविजन ये कहना चाह रहा है कि ओपीसी जो है अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकता है किसी भी कंपनी में जब तक कि जैसे उसको 2 साल पास नहीं हो गए हों उसके इनकॉर्पोरेशन। जैसे एक कंपनी है, ये अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, ये ओपीसी के नाम में अभी, तो 2 साल के अंदर अंदर जब तक 2 साल पूरे नहीं हो जाते ये किसी और टाइप ऑफ कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट नहीं करा सकता है। तो यही प्रोविजन था। तो मिसलिनियस में हमने क्या पढ़ा है, ये चीज़ पढ़ी है कि लाइक सबसे पहले एलिजिबिलिटी ऑफ क्या होता है, ठीक है, और एक टाइम पे एक ही जगह पे वो पर्सन नॉमिनी बनेगा या मेंबर बनेगा। माइनर कभी भी नहीं बन सकता है। ओपीसी क्या सेक्शन 8 कंपनी में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता है वो। और ओपीसी जो है सिर्फ एक सिंगल बिजनेस कैरी आउट नहीं करेगा, क्या इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी, एंड वो क्या नहीं करेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसको आप बैंकिंग की जगह ये लिख सकते हो, बुक में से आप देख सकते हो इसको। मैं चलो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग की जगह आप ये वर्ड लिखना है इसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाला, ये वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, और ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एंड, किसी भी कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उसके 2 साल पास हो गए हैं उसके इनकॉर्पोरेशन से, यानी इनकॉर्पोरेशन के 2 साल के बाद वो कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को, वॉलंटरी कन्वर्ट उसको कहेंगे, लेकिन जब तक 2 साल पास नहीं हुए कन्वर्ट नहीं करा सकता है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आज अभी हमने पढ़ा है, सबसे पहले हम पब्लिक कंपनी पढ़ा, प्राइवेट कंपनी पढ़ा, हमने ओपीसी पढ़ा, गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा, फॉरेन कंपनी पढ़ा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो यही है, हमने स्मॉल कंपनी का भी कॉन्सेप्ट करा। हम सबसे इंपॉर्टेंट हमारा 1% कंपनी है और सबसे वाइड कॉन्सेप्ट भी था। अब हमारा सिर्फ 2 टाइप की कंपनी बन जाती है, 4 टाइप की कंपनी बन जाती है। एक होल्डिंग कंपनी करवाना है मेरे को आपको,
एक सब्सिडरी कंपनी का नाम है, डोरमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। बस यही 4 टाइप ऑफ कंपनी बच जाते हैं, फिर विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइज। तो आप मुझे मेक श्योर करना कि इस लेक्चर में आपको कुछ भी मतलब आने वाले लेक्चर्स में कुछ भी सजेशन चाहिए और आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज।